नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जो कि आज होने वाले हैं फिज़िक्स के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, इसके कुछ नियम है, इसके कुछ लॉ है। क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये क्या होता है, दोनों बराबर होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, देखिए आपतित किरण जो होती है वो दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब जो आपका इंसिडेंस रे है और जो आपका दर्पण पे आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक ही तल पे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए जो समतल दर्पण आपका है मतलब प्लेन मिरर जो है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका इमेज कैसे बनता है। तो देखिए समतल दर्पण जो आपके घर में है, आप जिसमें आप अपना चेहरा हर रोज देखते हैं, समतल दर्पण ही बहुत कोई यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। तो इसमें देखिए सदैव इसमें क्या बनता है, जो आपका प्रतिबिंब बनता है, ये आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो ये कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और नेक्स्ट आपका इसमें क्या है कि वस्तु के साइज के बराबर होता है, मतलब आप जितने दूरी पे खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे वो दिखाई देगा और उतने ही बड़ी मतलब दिखाई देगा, उतना ही साइज का दिखाई देगा। तो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सदैव आभासी तथा सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। देखिए जो गोलीय दर्पण होते हैं, स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, इसमें क्या है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी के दोगुनी होती है। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपका फोकस दूरी के कितने होती है, दोगुनी होती है, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें आपका क्या है कि किसी अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं विभिन्न स्थितियों में, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी ये दिया हुआ है कि अगर किसी भी बिंब को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर फोकस पर बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा, इमेज का वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये जितना भी है आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए आपका जो दर्पण है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यहाँ पे उपयोग क्या है, तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, और जो वाहन होते हैं उसके अग्रदीप में होता है। मतलब जो आप गाड़ी चलाते हैं या फिर जो गाड़ी होते हैं, बाइक्स होते हैं या फिर मोटर व्हीकल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हेडलाइट में जो यूज़ किया जाता है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। सेविंग दर्पण के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं दांतों का बड़ा रूप देखने के लिए। उसके बाद देखिए सौर भट्टियों में भी इसका यूज़ होता है अवतल दर्पण का। तो ये सब इसका अवतल दर्पण का यूज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की जो प्रकृति होती है और स्थिति आपेक्षिक साइज क्या-क्या होता है, किस स्थिति पे किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी आपको देख लेना है। देखिए अनंत पर अगर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा ये क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के साइज का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। देखिए अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच अगर रखा जाए किसी बिंब को, मतलब किसी वस्तु को, तो इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, तो P तथा F के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ये छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का विभिन्न स्थिति में जो बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा वो है। तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। और उत्तल दर्पण का यूज़ क्या है, देखिए उत्तल दर्पण का क्या यूज़ है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में यूज़ होता है। जो मोटर व्हीकल्स होते हैं तो इसमें साइड मिरर में लगे होते हैं ताकि जो
पीछे के जो एरिया है उसको देखने के लिए यूज़ होता है उत्तल दर्पण। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे दर्पण सूत्र है, मिरर फ़ॉर्मूला है, और जो आपका मैग्नीफिकेशन है मिरर का, तो इसके लिए क्या फ़ॉर्मूला है आपका, देखिए मिरर फ़ॉर्मूला आपका क्या है, 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है? जहाँ पे v क्या है, ये आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी, मतलब इमेज की दूरी, और u क्या हो गया, u हो गया आपका बिंब की दूरी, मतलब जो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है उसकी दूरी, और f तो ये फ़ोकस दूरी है। उसके बाद देखिए m से मैग्नीफिकेशन हो गया, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, h डैश बाई h, मतलब जो आपका प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और इसको फिर हम लोग दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं, -b/u के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इस पे आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और एक जो यहाँ पे था r इज इक्वल टू 2f, ये भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस पे भी बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, देखिए अपवर्तन के नियम। तो रिफ्रैक्शन के क्या नियम है, तो देखिए आपतित किरण जो होता है और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है, मतलब अपवर्तित किरण जो होता है, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले जो पृष्ठ होते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या है रिफ्रैक्शन का, तो ये है आपका प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या जो होती है, मतलब जो साइन होती है, वो जो अपवर्तन कोण की जो साइन होती है, इसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ रहेगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका स्नेल का नियम है। तो आप इसको तब सिलेक्ट करेंगे अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। तो ये आपका स्नेल का नियम है अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे द्रव्यात्मक माध्यम है, मतलब जो वस्तुएं हैं उनमें जो अपवर्तनांक है, मतलब ये उसका कितना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में भी है, और आप इसे ज़रूर याद कर लें। क्योंकि देखिए पिछली बार शायद ये हीरा का अपवर्तनांक आया था 2022 के क्वेश्चन में। तो देखिए वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.0003 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, जल का कितना होता है 1.33 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, संगलित क्वार्टेज का होता है 1.46, और तारपीन का तेल जो होता है ये 1.47 होता है, बेंजीन का 1.50 होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है, कनाडा बल्सम का 1.53 होता है, खनिज नमक का 1.54 होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड का 1.6 होता है। संघन फ्लिंट कांच जो होते हैं इसका कितना होता है 1.65 होता है। रूबी जो मानिक होता है इसका कितना होता है अपवर्तनांक 1.71 होता है। नीलम का कितना होता है 1.77 होता है। हीरा का कितना होता है 2.42 होता है। तो ये आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ से देखिए कौन वाले आएंगे तो ये तो एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, इसलिए सारे के सारे याद कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। ताकि देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बर्फ का, जल का, हीरा का, और उसके बाद रूबी, नीलम, ये सब आपका क्या है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है इसको कैसे निकालते हैं, तो अपवर्तनांक निकालते हैं एन एम जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन एम इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई भी। सी जो हो गया आपका ये प्रकाश की चाल हो गया वायु में, और भी जो हो गया ये माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया। तो इस तरीके से उस माध्यम का क्या निकालते हैं अपवर्तनांक निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए आपका यहाँ पे उत्तल लेंस जो होता है ये आपका क्या होता है अभिसारी लेंस, इसको कह सकते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है उत्तल लेंस को, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस को
कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस जो होता है इसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र जो होता है, जो आपका ऑप्टिक सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, यहाँ से जो प्रकाश गुजरती है उस प्रकाश का क्या होता है, विचलन नहीं होता है। ठीक है, बिना विचलन के वहाँ से ये निकल जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाता है विभिन्न स्थितियों में, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये कम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो दर्पण वाले हैं, यहाँ पे देखिए जो दर्पण का है, एक आपका हो गया उत्तल दर्पण और ये जो आपका हो गया अवतल दर्पण, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेंस की तुलना में। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए ये अवतल लेंस का है कि विभिन्न जो परिस्थितियों में बिंब को रखा गया है, तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, ये दिया हुआ है। ये अवतल लेंस के लिए है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखिए आपका जो लेंस सूत्र है, मतलब लेंस फार्मूला और जो मैग्निफिकेशन है, इसमें क्या है कि देखिए लेंस सूत्र क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f हो गया। देखिए जो आपका मिरर फार्मूला था इसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन लेंस फार्मूला में यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। और आपका यहाँ पे क्या फिर हो गया मैग्निफिकेशन के लिए, m इज इक्वल टू h डैश बाई h। तो देखिए जो आपका यहाँ पे h डैश है, ये क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और बाई क्या हो गया, ये h जो है ये बिंब की ऊंचाई, मतलब जो वस्तु है उसकी ऊंचाई। और इस इक्वल टू, इसको मैग्निफिकेशन को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं कि v/u के रूप में भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए आपका लेंस की जो क्षमता होती है, किसी भी लेंस का जो पावर होता है, इसको ये होता क्या है, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/f लिखते हैं। ठीक है, किसी भी लेंस की क्षमता क्या होती है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। उसके बाद देखिए आपका जो लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, ये आपका डायोप्टर होता है, और इसे D से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जो पावर जो लेंस का होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, SI यूनिट डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर किसे बोलते हैं, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तल लेंस जो होता है आपका, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसकी क्षमता किस में होती है, धनात्मक में होती है। जैसे अगर कोई बोले कि +2 उसका क्या है, पावर उसका क्या है, +2 है, तो आप समझिए कि उसको कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा। और अवतल लेंस जो होता है, मतलब जो कॉनकेव लेंस होता है, उसकी क्षमता, उसकी पावर को ऋणात्मक में क्या होते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और आप इसे ज़रूर याद कर लें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।